हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव से। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ के नियम पर एक क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर कंफर्म हो रहा है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, जिससे एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या है कि धारा से संबंधित किरचॉफ ने जो है 2 नियम दिए थे। ठीक है, धारा से संबंधित किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला जो आपका था, ठीक है, पहला है संधि का नियम। किसका? संधि का नियम। ठीक है, पहला नियम है उनका संधि का नियम और दूसरा जो है बंद पास का नियम या लूप का नियम। दूसरा जो नियम है वो बंद पास का नियम, ठीक है, या इसी को आप कह सकते हैं लूप का नियम। किसका नियम? लूप का नियम। ठीक है, बात समझ में आई? तो चलिए समझते हैं कि लूप का नियम क्या है और संधि का नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं, संधि का नियम। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी संधि, संधि का मतलब होता है जोड़। ठीक है, संधि की अगर हम बात करें तो ये होता है जोड़ और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जंक्शन। ठीक है, जंक्शन। अरे रेलवे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, जंक्शन, जैसे जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे जंक्शन का मतलब क्या है? जोड़। ठीक है, यहाँ पे तो संधि के नियम में क्या है कि किसी भी संधि यानी जंक्शन पर या जोड़ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये इनका पहला नियम है। ठीक है, इसे हम प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं या संधि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाहे आपसे प्रथम नियम पूछा जाए या संधि का नियम, दोनों एक ही बात है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई जंक्शन पॉइंट है, जोड़ है, यहाँ पर कई सारी धाराएं जो है एक साथ निकल रही हैं, यानी एक साथ आकर मिल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं ये और ये। ठीक है, I1 ये हो गया आपका I2, ये आपका I3, ये आपका I4 और ये आपका I5। तो इस नियम के अकॉर्डिंग इस संधि जंक्शन पॉइंट O पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसा योग? बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, समेशन I इक्वल टू 0, ये होता है बीजगणितीय योग। बीजगणितीय का मतलब है धारा को उसके साइन के साथ लिखेंगे, यानी उसकी दिशा के साथ लिखेंगे। अगर धारा सेम दिशा में बह रही है तो उसको प्लस लिखा जाएगा, अगर अपोजिट दिशा में बह रही है तो उसको माइनस लिखा जाएगा। यहाँ पे बीजगणितीय का मतलब ये है उसके साइन के साथ। अब अगर हम यहाँ पे देखें समेशन I में, ठीक है, I रनिंग फ्रॉम 1 से कहाँ तक, कितनी धाराएं हैं? 5 तक। ठीक है, तो समेशन का मतलब क्या होता है? I1, ये हो गई I1, ये संधि की तरफ आ रही, तो संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। 17 और 18 जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सभी को पता है आपके एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, तो अब आप गणित, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तैयारी किस तरीके से करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बुक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स पूछे जाएंगे, कैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आपको डिटेल में बताया जाएगा। मैं आपको केमिस्ट्री एंड विज्ञान के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्लास का लिंक दिया है, उस पे आप बिल्कुल फ्री में क्लिक करके इनरोल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे वहाँ पे कोई भी कोड मांगे तो आप शुभम UP10 यूज़ करना, आप बिल्कुल फ्री में इनरोल कर सकते हो। और गणित की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके लिए सुधीर सर बताएंगे आपको, क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ में क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी आपको कैसे करना है, इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। तो सभी क्लास को आप जाकर इनरोल कर लो, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा जाता है और संधि से दूर जाने वाली धारा को माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं I2 क्या है। I2 संधि से बाहर आ रहा है, यानी कि दूर जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -I2। ठीक है, I3 की अगर हम बात करें तो ये भी संधि से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। संधि से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। ठीक है,
ये भी आपका हो गया -i3। i4 भी सेम वही चीज़ है, ये भी आपका क्या हो रहा है, संधि से दूर जा रहा था, यानी ये भी आपका माइनस लिखा जाएगा, तो -i4। ठीक है। i5 ये संधि की ओर आ रहा है, तो आने वाली धारा क्या लिखी जाती है, प्लस लिखी जाती है, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो माइनस में उसको 0 के उस साइड भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यानी मिला क्या, i1 प्लस i5 इक्वल टू i2 प्लस i3 प्लस i4। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो i1 प्लस i5 यानी इन दोनों धाराओं का योगफल, ठीक है, इन तीनों धाराओं के योगफल के बराबर। ठीक है, इन दोनों धाराओं का योगफल इन तीनों धाराओं के योगफल के बराबर है, क्योंकि ये दोनों धाराएं क्या हो रही हैं, संधि की ओर आ रही हैं, और ये तीन धाराएं संधि की ओर जा रही हैं। इसको थोड़ा सिंपल सी बात समझ लो। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा दोनों लोगों ने मिलके आपको 100 रुपये दिए। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ पे 3 बच्चे हैं, तीनों को 100-100 रुपये दिए। ठीक है, कितने दिए, मम्मी पापा ने मिलकर सबको 100-100 रुपये दिए, तो सबको, इसको भी 100, इनको भी 100, इनको भी 100, तो कितना मिला टोटल 300 रुपये। यानी ये दोनों मिलकर कितने रुपए दिए हैं, 300 रुपये दिए, यानी 150 ये 150 ये। ठीक है, मिलकर 300 रुपये दिए। अब ये जो 300 रुपये आपको दे रहे हैं, तो क्या आप जो खर्च करोगे उससे बाहर खर्च कर दोगे, नहीं ना, 300 से ज़्यादा तो आप खर्च नहीं कर पाओगे तीनों लोग मिलके। 300 दे रहे हैं 2 लोग मिलके और खर्च कर रहे हो 3 लोग मिलके। तो यहाँ उसी तरीके से जो ये आपकी 2 धाराएं हैं i1, ठीक है, और i5, ये दोनों संधि की ओर आ रही हैं। ठीक है, और ये तीनों क्या हो रही हैं, बाहर जा रही है। तो आने वाली धारा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, जाने वाली धारा। ये इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला नियम समझ में आया, बोलो। पहला नियम अगर समझ में आ गया हो तो अब बात करते हैं दूसरे नियम की। हाँ, स्टेटमेंट की अगर आप बात करते हैं डेफिनेशन की, तो चलिए हम डेफिनेशन पे लिख देते हैं। किसी संधि पर, डेफिनेशन लिखिए, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, ये पहले नियम का क्या है, स्टेटमेंट है। या इस स्टेटमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी संधि पर आने वाली धारा का, ठीक है, आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एक परिभाषा इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, एक परिभाषा इसके अकॉर्डिंग, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं सेकंड नियम की। ठीक है, सेकंड नियम जो कि है आपका बंद पास का नियम या लूप का नियम। पहला बिल्कुल क्लियर हो गया, कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और देखिए आप लोग जब भी वहाँ पे आया करिए लाइव अनअकैडमी पे, तो कम से कम सभी लोग कम से कम अपना अपना एक एक क्वेश्चन तो लेकर आया ही करिए। ठीक है, सभी लोग कम से कम एक एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा करिए, या किसी को कोई डाउट होता ही नहीं है, बोलो, सारी चीज़ें एकदम समझ में ही आ जाती हैं। अरे कोई ज़रूरी थोड़ी है जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन आप उसी से रिलेटेड पूछो, उससे पहले जो हम सेशन ले चुके हैं उसका भी आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रियली में पढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर डाउट होगा। ठीक है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई डाउट होगा ही नहीं। बात सही है कि नहीं? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई डाउट ही नहीं होगा, अगर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं डाउट ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए खैर छोड़िए, बात करते हैं बंद पास या लूप का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में, ठीक है, किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में
बहने वाली धारा, ठीक है, बहने वाली धारा और धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, उसमें लगे हुए सेल के विभवांतर के बराबर होता है। जैसे देखिए ये आपके पास एक सर्किट दिखाई दे रही है, यानी कि एक परिपथ है, ठीक है। अब इस परिपथ में अगर हम देखें तो दो हमारे बंद पास हैं। इसको अगर हम बंद पास नंबर 1 कर दें, ठीक है, और इसको 2 कर दें, तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, चलो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों, ठीक है, या इसको आप ब्रैकेट में बंद पास भी बोल सकते हैं, बंद पास में बहने वाली धारा तथा धारा के संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंदपास या उस खंड, ठीक है, उस बंदपास या उस खंड में लगे हुए सेल के विभवांतर के बराबर होता है, विभवांतर के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आई? किसी भी, जैसे ये बंद पास 1 है, इसमें जो भी धारा बह रही है, ठीक है, और उस धारा के संगत जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसका गुणनफल, ठीक है। मान लो ये आपका प्रतिरोध R1 है, इसमें बहने वाली धारा आपकी कितनी है, I1 है, ठीक है, कितनी है, I1। ये आपका प्रतिरोध R2 है, इसमें बहने वाली धारा कितनी है, I2 है। अब ध्यान से देखिए बंद पास 1 में, बंद पास 1 कहता है कि इसमें बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोध, तो बहने वाली धारा कितनी है आपकी, I1 है, इसके संगत प्रतिरोध कितना है आपका, I2, सॉरी इसके संगत प्रतिरोध कितना आपका R1 है, ठीक है, R1। दूसरे में धारा कितनी बह रही है, I2 गुणे, ठीक है, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोधों के गुणनफल का योग के, करेक्ट कर लो, गुणनफल का योग, ठीक है, उस बंद पास में। इसमें बहने वाला, इसके संगत प्रतिरोध कितना है, R2, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके कौन से सेल लगे हुए हैं, यहाँ पे आपके 2 सेल लगे हुए हैं, ठीक है। पहला तो लगा हुआ है E1 और दूसरा लगा हुआ है E1, E2। तो विभवांतर, इसका विभव कितना E1, इसका विभव कितना है E2। तो विभवांतर का मतलब होता है दोनों को विभव में अंतर, ठीक है, यानी कि माइनस E2। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या है, का योग है, ठीक है। योग में कैसा योग, का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना है, ये बीजगणितीय शब्द पीछा नहीं छोड़ने वाला, किरचॉफ के नियम में ये बीजगणितीय शब्द पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। तो बीजगणितीय का मतलब है साइन, आप ध्यान से देखेंगे, और साइन किसका देखेंगे, धारा का। जो आपकी धारा I1 है और I2 है, क्या I1 और I2 दोनों सेम डायरेक्शन में है? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ प्लस लिखा जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो यहाँ माइनस लिखा जाएगा। अब बताओ, सभी लोग देख रहे हो ना, I1 और I2, बताओ हमें सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? थोड़ा ठंडे दिमाग से बताना, ठीक है, आराम से सोच के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बताओ, 2-3 सेकंड का
2-3 सेकंड नहीं, चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, सोच के बताओ और आराम से सोच के बताना, गलत मत करना। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं? बोलो। तो देखिए, जितने बच्चे बोल रहे हैं सेम डायरेक्शन में हैं वो गलत बोल रहे हैं, और जितने बच्चे बोल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, हालांकि है तो अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे है उसको भी आप क्लियर करो। तो देखो, ध्यान से देख लो भाई, हम क्लियर कर देते हैं सबसे पहले, ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरीके से आपका I1 I2 है, ये I1 है और ये I2 है, ठीक है। हमने पूछा कि क्या I1 और I2 सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। अगर इसको हम पकड़कर सीधा कर दें, ठीक है, इसको इधर पकड़ के खींचे, इसको इधर पकड़ कर खींचें, तो ये इस तरीके से सीधा हो जाएगा। बोलो, I1 ये हो गया और I2 ये हो गया, फिर I2 की डायरेक्शन ये होगी। अब बताओ, सेम डायरेक्शन में है? कहाँ है सेम डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर लग जाएगा किसका साइन? माइनस का साइन, ठीक है। और स्पष्ट करना हो, अच्छा रुको हम कुछ ले आते हैं इस प्रकार का तार, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई ऐसा उपकरण सही से दिखाना है जिसको हम दिखा के समझा सकें। फिलहाल आई थिंक जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, दोनों को पकड़िए और खींचिए, इसको सीधा कीजिए, ये सीधा हो जाएगा। और फिर देखिए, I1 और I2 की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो अपोजिट है तो हमने लगा लिया माइनस। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये पहले बंद पास के लिए। ठीक इसी तरीके से अब आ जाइए दूसरे वाले बंद पास के लिए। तो दूसरे वाले अगर हम बंद पास की बात करें तो देखिए, इसमें आपकी धारा कौन सी बह रही है? दूसरे बंद पास में सबसे पहली बात तो यह है कि दूसरे बंद पास में कौन सा सेल आपका काम कर रहा है? केवल एक सेल लगा हुआ है, E2, जो कि दूसरे से कनेक्टेड है। E1 पहले में है, ठीक है, E2 इसमें है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सेल एक ही लगा है, यानी इक्वल टू कितना आएगा लास्ट में? E2 आएगा, कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब आगे देख लो, इसमें धारा कौन कौन सी बह रही? I2 धारा बह रही, इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है? R2। तो I2 और गुणे R2। उसके बाद फिर आपका क्या है? ये धारा I2 ऐसे निकल के आएगी इधर, I2। I1 धारा भी इस तरीके से बहते हुए इधर आएगी, I1 इसी में जुड़ जाएगी सेम डायरेक्शन में। तो R3 में आपकी कितनी धारा टोटल बह रही है? I2 प्लस I1, I2 प्लस I1, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है आपका? R3। अब प्लस लगेगा कि माइनस? अब ठीक है, देखो ये धारा इस तरीके से ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी सेम डायरेक्शन में हो रही कि नहीं? सेम डायरेक्शन में हो रही थी, यानी यहाँ पर प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2, दोनों बंद पासों के लिए है, ठीक है। ये क्या है? समीकरण नंबर 1 पहले बंद पास के लिए है और समीकरण नंबर 2 दूसरे बंद पास के लिए। तो ये नियम याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। समझ में आया? एक बार दोबारा से समझ लो। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी परिपथ के विभिन्न खंडों में या बंद पास में बहने वाली धारा तथा धारा के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे हुए सेल के विभवांतर के बराबर होता है, ये नियम कहता है, ठीक है। अब हम आते हैं बंद पास 1 में। देखें, इसमें आपकी धारा बह रही है I1, ठीक है, और इसमें आपकी धारा बह रही है I2, ठीक है। भाई बंद पास में हमारे 2 सेल लगे हुए, E1 और E2। तो पहले में बहने वाली धारा I1, इसका संगत प्रतिरोध R1, ठीक। तो I1 गुणे R1। अब यहाँ पे देखो, I1 की डायरेक्शन इधर है, I2 की डायरेक्शन इधर है। यहाँ पे हमने आपको क्लियर किया कि I1 और I2 दोनों डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट हैं। तो अपोजिट हैं तो बीच में साइन लगा माइनस का। I2 के संगत प्रतिरोध आपका R2 है, तो I2 गुणे R2 हमने किया, ठीक है। तो I2 गुणे R2 इक्वल टू, अब सेल का विभवांतर, तो सेल इसमें आपके 2 लगे हैं, E1 प्लस E2, ठीक है।
अब अगर हम सेल को देखें तो सेल भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है नहीं, तो बीच में माइनस लग गया, ठीक है। तो E1 माइनस E2 हो गया, ठीक है। तो इसमें E1 माइनस E2 हो गया। अब आगे देखो, बात करते हैं दूसरे बंद पास की। तो दूसरे बंद पास में आपके दो प्रतिरोध हैं, R2 और R3। R2 में बहने वाली धारा I2 है, R3 में बहने वाली धारा I2 प्लस I1 है, ठीक है। तो I2 गुणे R2 प्लस इसमें बहने वाली धारा I2 प्लस I1 और गुणे R3 इक्वल टू, इसमें टोटल कितना विभवांतर है, कितना सेल लगा, एक ही सेल लगा है, तो इक्वल टू कितना हो गया E, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से किरचॉफ का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद एक बार कॉपी पेन लीजिए और बुक भी बंद कीजिए, मोबाइल भी बंद कीजिए और हेडिंग डालिए किरचॉफ का नियम और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं एक बार दोबारा वीडियो देखें और इसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और इस पर कल हम 3-4 क्वेश्चन भी करवा देते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चन भी किस तरीके से हमें करने। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अनअकैडमी पे सभी लोग लाइव आ जाया करिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे आते हैं, तो मैक्सिमम लोग आ जाया करिए, ठीक है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग आ जाया करिए और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट